नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए 2585 करोड़ रुपए की लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी। सरकार ने टोल अनुपालन और डिजिटल प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2026 में संशोधन किया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से 48 उड़ानें संचालित करेंगी। ईरान ने कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर हमला किया, क्षेत्र में व्यापक नुकसान। कतर ने ईरान के नागरिकों और सेना को जल्द से जल्द देश छोड़ने का आदेश दिया। हिंदू नव वर्ष का प्रतीक 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र त्योहार आज से शुरू और आईपीएल क्रिकेट में पैट कमिंस के चोटिल होने के कारण शुरुआती मैचों में ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत लगभग 2585 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना है। इससे लघु जल विद्युत क्षेत्र में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने, दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में निवेश बढ़ाने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक होगा। एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर यानी बिना बांध बनाए एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और इसमें देश भर में करीब 7,000 साइट्स आइडेंटिफाई हुई है, जहां पर रन ऑफ द रिवर 21,000 मेगावाट कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है स्मॉल हाइड्रो पावर से। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। सरकार ने टोल अनुपालन और डिजिटल प्रवर्तन को और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2026 के संशोधन को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह संशोधन बकाया उपभोक्ता शुल्क के मामलों में एक संरचित रिकवरी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपभोक्ता शुल्क की कुशल और पारदर्शी वसूली सुनिश्चित करना है। नियम 14 के अंतर्गत अधिसूचित बकाया उपयोगकर्ता शुल्क की रिकवरी के लिए संरचित तंत्र में प्रौद्योगिक संचालित इलेक्ट्रॉनिक ई नोटिस प्रणाली शामिल है। इस प्रणाली में पंजीकृत वाहन मालिकों को वाहन विवरण, तिथि और स्थान तथा देय धनराशि निर्दिष्ट करना होगा। संशोधन के अनुसार एक ई नोटिस के जवाब में बकाया देय उपभोक्ता शुल्क वास्तविक टोल शुल्क का दुगना होगा। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची बाजपेयी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से 48 निर्धारित और विशेष उड़ानों का संचालन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों एयरलाइंस जिद्दा और मस्कट के लिए अपनी नियमित सेवाएं जारी रखेंगी, जिनमें भारत और जिद्दा के बीच 16 उड़ानें शामिल हैं। एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई से एक एक वापसी उड़ान संचालित करेगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, हैदराबाद और कोझिकोड से उड़ान भरेगी। मस्कट के लिए 6 निर्धारित उड़ानें संचालित होंगी, जो दिल्ली, कोझिकोड और मुंबई को कवर करेंगी। इसके अतिरिक्त एयर इंडिया दिल्ली से रियाद के लिए 2 वापसी उड़ानें संचालित करेगी। निर्धारित सेवाओं के अलावा एयरलाइंस संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के लिए 30 विशिष्ट उड़ानें संचालित करेंगी, जो उपलब्धता और स्थानीय परिचालन स्थितियों पर निर्भर होंगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा। कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर कल ईरान ने मिसाइल हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ गया है। कतर की सरकारी तेल कंपनी कतर एनर्जी ने एक बयान में कहा है कि व्यापक नुकसान होने के कारण आग को काबू में करने के लिए आपात प्रतिक्रिया टीमें तत्काल तैनात की गई हैं।
कंपनी ने बताया कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिकों, सैनिकों और सुरक्षा अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि ईरान के कर्मचारियों के साथ दूतावास में तैनात सैन्य अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी दोनों को कतर अवांछित व्यक्ति मानता है और उनसे अधिकतम 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आग्रह करता है। पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़े संयंत्रों पर अमेरिका और इस्राइल ने संयुक्त हमले किए हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार असालुये विशेष आर्थिक ऊर्जा क्षेत्र में स्थित गैस प्रसंस्करण संयंत्रों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को भी निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी क्षेत्र के कई ऊर्जा स्थलों को सीधा निशाना बनाते हुए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के लिए चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले भी किए हैं और होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। ईरान की धमकियों ने तनाव को काफी बढ़ा दिया है, जिसका सीधा असर दुनिया भर के तेल और गैस बाजार पर दिख रहा है। हमले के डर से कच्चे तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। खाड़ी देशों ने इन धमकियों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आम जनता की सुविधाओं और क्षेत्र की शांति की रक्षा करना बेहद जरूरी है। कतर ने इस हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा है कि ऊर्जा संसाधनों को निशाना बनाने से पूरी दुनिया की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ब्रेंट क्रूड करीब 6% उछलकर $110 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वहीं यूरोप में गैस की कीमतें 7% से ज्यादा बढ़ गई हैं। इस बीच तनाव को कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी हैं। इनमें रियाद में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शामिल है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। चैत्र नवरात्रि का पावन उत्सव आज से शुरू हो गया है। 9 दिवसीय पर्व को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना को समर्पित होते हैं। पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इसके बाद देवी ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कत्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन दिनों में व्रत, उपवास, पूजा पाठ और देवी भजनों के माध्यम से श्रद्धालु माँ दुर्गा से सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना करते हैं। कई घरों और मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है। वहीं अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही शुरू होता है हिंदू नववर्ष। इसे विक्रम संवत के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो श्रोताओं, आइए इस चैत्र नवरात्रि और नववर्ष पर हम सभी नई ऊर्जा, नई आशा और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी हैं। उधर गुजरात में 1 महीने तक चलने वाली उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा आज से प्रारंभ हो रही है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदी नर्मदा के किनारे 30 किलोमीटर की आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए एकत्र होंगे। नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा स्थित रामपुरा से शुरू होने वाली यह 30 किलोमीटर की पावन यात्रा परिक्रमा मार्ग को पूरा कर पुनः रामपुरा ही समाप्त होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने इस बार डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य किया है। यात्राधाम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्राप्त QR कोड को स्कैन करने के बाद ही परिक्रमा शुरू की जा सकती है। आंकड़ों के अनुसार इस आध्यात्मिक यात्रा में भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या का दौरा करेंगी। वो उत्तर प्रदेश की 3 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति सबसे पहले अयोध्या पहुंचेंगी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर दर्शन और आरती में वे भाग लेंगी और श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगी और उसके बाद वे मथुरा और वृंदावन के लिए रवाना हो जाएंगी। ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शुरुआती कुछ मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। अभिषेक शर्मा किशन के उप कप्तान रहेंगे। पैट कमिंस पीठ की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। नियमित कप्तान कमिंस पूरी तरह फिट होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी संभालेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में 28 तारीख को खेला जाएगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज ओलावृष्टि के साथ बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने देश में 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाने की योजना को मंजूरी, दिल्ली की एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग और इंदौर के एक घर में कार चार्जिंग के दौरान हुए अग्निकांड को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से जुड़े घटनाक्रम को भी पत्रों ने सुर्खियों में जगह दी है। देशबंधु ने 33,660 करोड़ रुपए की लागत से 100 औद्योगिक पार्क बनाए जाने की योजना के समाचार को शीर्षक दिया है। केंद्र ने भव्य योजना को दी मंजूरी। साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का चित्र भी पत्र ने प्रकाशित किया है। पत्र के अनुसार इन पार्कों का आकार 100 से 1,000 एकड़ तक होगा। जनसत्ता ने इंदौर और दिल्ली दोनों जगह अलग अलग वजहों से आग लगने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र ने ईरान के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खतीब की तस्वीर के साथ खबर को शीर्षक दिया है। इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्री को मारने का दावा किया। राजस्थान पत्रिका ने अग्निकांड के समाचार को शीर्षक दिया है, घर ही बन गए लाक्षागृह। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने के लिए 2,585 करोड़ रुपए की लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने टोल अनुपालन और डिजिटल प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2026 में संशोधन किया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से 48 उड़ानों का संचालन करेंगे। ईरान ने कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर हमला किया। हिंदू नववर्ष का प्रतीक 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र त्योहार आज से शुरू हो रहा है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।